Hi everyone, my name is Shreya Rajan. Welcome to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter Fundamental Rights and today we're going to start with article number 32. जो book आपको refer करनी है while studying this is Lakshmikant 7th edition. So let us start. Article 32 जो है it talks about right to constitutional remedies. Right? Remedies किसके लिए? Remedies for enforcement of rights conferred by this part. Right? इसके लिए है आर्टिकल नंबर 32. आर्टिकल 32 क्या कहता है हम ये देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ आपके फंडामेंटल राइट्स हैं विदाउट अ मैकेनिज्म और मशीनरी फॉर द इन्फोर्समेंट, मतलब आपके अभी तक जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े वो दिए हुए हैं, उनका कोई मतलब बनता है अगर उनको इन्फोर्स करने का कोई मशीनरी आपको नहीं पता हो तो? नहीं. आर्टिकल 32 जो है ये मशीनरी प्रोवाइड करता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, मतलब आर्टिकल 32 जो है इट कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन अग्रीव्ड पर्सन. ठीक है, इन अदर वर्ड्स राइट टू गेट the fundamental rights protected is in itself a fundamental right. मतलब ये आपका fundamental right है कि आप अपने fundamental rights को protect कर पाएं. राइट? आर्टिकल 32 क्या कहता है इसका सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहती हूं कि ये जो आर्टिकल 32 है इसको डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था. ठीक है, इसके बगैर कॉन्स्टिट्यूशन नल है ऐसा बोला था. ये बोला था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि जो आर्टिकल 32 है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद भी इसको बदला नहीं जा सकता, इसे हटाया नहीं जा सकता. ठीक है, इट कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इसलिए बोला जा रहा है कि यह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. ठीक है, इसमें 4 प्रोविजंस हैं. पहला प्रोविजन देखते हैं. द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड. मतलब अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है डायरेक्टली. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास पावर होगी टू इशू डायरेक्शंस, orders or writs including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of rights conferred by the parliament. पहला जो है क्लॉज वो बोल रहा है कि इंसान के पास ये राइट है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा पाए फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो इशू कर सकता है डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स इंक्लूडिंग कौन से रिट्स? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्चोररी, जो भी अप्रोप्रिएट हो. फॉर व्हाट? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्लियामेंट. थर्ड पढ़ते हैं क्लॉज क्या है. थर्ड कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन एम्पावर any court to issue directions, orders, writs of all kinds. However, this can be done without prejudice to the power conferred on the Supreme Court. Right? क्या मतलब है कि पार्लियामेंट जो है ये पावर, कौन सी पावर? टू इशू रिट्स, टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, ये पावर किसी भी कोर्ट को दे सकता है. ठीक है, लेकिन इस तरीके से देगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर कम ना हो या सुप्रीम कोर्ट की पावर में कोई डिफरेंस ना आए, उनकी पावर कंटिन्यू हो. ठीक है, लेकिन जब मैंने बोला पार्लियामेंट किसी भी कोर्ट को, एनी कोर्ट को ये रिट इशू करने की पावर, डायरेक्शंस देने की पावर, ऑर्डर देने की पावर दे सकता है, ये एनी कोर्ट में हाई कोर्ट नहीं आता.
उसका रीजन ये है कि हाई कोर्ट के पास ये ऑलरेडी पावर है आर्टिकल 226 के अंडर में, ठीक है, राइट। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो आपका क्लॉज 3 है वो कहता है कि पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी कोर्ट टू इशू व्हाट, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। हाउएवर, कैसे करना है ये, विदाउट प्रेजुडिस टू द अबव पावर कन्फर्म टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर को मद्देनजर रखते हुए, उनकी पावर ना कम हो ना उसमें कोई इंटरफेरेंस हो, वैसे विदाउट इंटरफेरेंस किसी भी कोर्ट को पार्लियामेंट जो है कन्फर कर सकता है ये पावर्स, राइट। लेकिन किसी भी कोर्ट में हाई कोर्ट नहीं आता। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी ये पावर है अंडर आर्टिकल 226। ओके, दिस इज क्लियर। So this was the third provision. Now we'll go to the fourth provision. Okay, fourth provision जो है वो क्या कह रहा है, the right to move to the Supreme Court shall not be suspended except as otherwise provided by the Constitution. Okay, thus the Constitution provides that the President can suspend the right to move to any court for enforcement of fundamental rights ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, जो कि ये है राइट आपका, ठीक है, ये कभी सस्पेंड नहीं हो सकता एक्सेप्ट कौन से केसेस में, ऐसे केसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो आपका ये जो राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट है इसको सस्पेंड कर सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 359। क्या बोला मैंने, फोर्थ जो आपका प्रोविजन है वो बोलता है कि राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट जो है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट किन केसेस पे, वो केसेस पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो आपका राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 359 है। दिस इज क्लियर, इतना क्लियर है। इससे क्या पता चलता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। इससे कुछ बातें हमें पता चलती हैं। आर्टिकल 32 की वजह से आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये डिफेंडर है, गारंटर है ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। इसके पास ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स हैं इस पर्पस के लिए। ओरिजिनल क्यों बोल रहे हैं, ओरिजिनल क्योंकि जब किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, इसलिए ओरिजिनल पावर है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो वे ऑफ अपील से ही जाए, वो डायरेक्टली जा सकता है, ठीक है। वाइड पावर क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ ऑर्डर इशू नहीं कर सकते, ये सिर्फ डायरेक्शंस नहीं दे सकते, ये रिट्स भी इशू कर सकते हैं ऑफ ऑल काइंड्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिफेंडर है, गारंटर है ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। उनके पास ओरिजिनल और वाइड पावर है, क्योंकि एक अग्रीव्ड पर्सन जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, नॉट जस्ट बाय द वे ऑफ अपील, व्हेन जब उसके फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हो। और वाइड क्यों है, क्योंकि ऑर्डर डायरेक्शन ही नहीं, रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स भी इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ओके। इतना क्लियर है। आर्टिकल 32 का एम क्या है, अभी तक तो ऑब्वियसली अगर आपने आर्टिकल 32 पढ़ा है तो आपको एम तो समझ आ गया होगा,
बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर एग्जामिनेशन की अगर आपको कभी लिखना हुआ तो आप क्या वर्ड्स यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोवाइड करता है गारंटी इफेक्टिव, एक्सपीडिशियस, इनएक्सपेंसिव, ठीक है, समरी रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ओनली फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एनफोर्स्ड बाय आर्टिकल 32। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जो है वो एनफोर्स हो सकते हैं आर्टिकल 32 से, जो कि मेंशन्ड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। बाकी राइट्स नहीं, नॉन फंडामेंटल राइट्स नहीं, स्टैट्यूटरी राइट्स नहीं, कस्टमरी राइट्स नहीं, ठीक है, राइट? इतना क्लियर है?